हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दोस्तों, विज्ञान शिक्षण विधियों की क्लास में हम आगे की शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। और देखिए, इससे पहले हम 23 शिक्षण विधियों के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम इस क्लास की पहली और 24वीं शिक्षण विधि के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, हम जो आज की शिक्षण विधि है, इंडक्टिव डिडक्टिव विधि, इसे आगमन निगमन विधि भी कहते हैं। तो इस विधि के बारे में हम बात करेंगे और समझेंगे कि आगमन निगमन विधि क्या है और विज्ञान शिक्षण में इसका क्या उपयोग है और कितनी उपयोगी हमारे लिए होती है। इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि जो भी स्टूडेंट शिक्षण विधियों को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमने देखी है शिक्षण विधियों की अलग प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट पे जाके आप शिक्षण विधियाँ पढ़ सकते हो। और अलग अलग शिक्षण विधियाँ जो है हमने क्लास ले रखी है, उन शिक्षण विधियों की क्लास को आप जरूर अटेंड करें। तो चलिए हम क्लास की हम शुरुआत करते हैं। इस क्लास को देखो, पूरा देखना है और पूरा देखने के बाद हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि भाई आपको ये क्लास कैसी लगी। तो आज की जो शिक्षण विधि है, पहली शिक्षण विधि इंडक्टिव डिडक्टिव विधि, इससे पहले जो हमने ले रखी है उन क्लासेस को आप जरूर देखें, क्योंकि शुरू से अगर आप समझोगे तो बेटर समझ में आता है। आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड। आगमन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जाता है कि भाई आगमन और निगमन विधि के जनक कौन है। तो आगमन और निगमन विधि के जनक है अरस्तु। कौन है? अरस्तु। अब देखिए, आगमन विधि कैसे कहते हैं, एक नॉर्मल वे में हम समझें तो आगमन विधि में शिक्षक पहले विशिष्ट उदाहरणों से नियम बनाता है। यानी उदाहरण से नियम की ओर यदि हम चलते हैं तो वह आगमन विधि होती है। और निगमन विधि क्या है? नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं तो वह कौन सी विधि होती है? निगमन विधि होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, विभिन्न पदार्थों की ऊष्मा चालकता देखकर धातु अच्छे चालक हैं, यह नियम निकालना, यह किसका उदाहरण है? आगमन विधि का उदाहरण है। कि भाई अलग अलग पदार्थ लिए, उनकी चालकता देखी और उसके आधार पर यह नियम निकाला कि धातु क्या है, ऊष्मा की अच्छी चालक होती है। तो ये कौन सी विधि हो गई? आगमन विधि। इस विधि का लाभ क्या है कि वैज्ञानिक सोच की पूर्ण प्रक्रिया जो है वो विकसित होती है बच्चे में। वैज्ञानिक सोच की पूर्ण प्रक्रिया को बच्चा क्या करता है? सीखता है। अब हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। आगमन विधि के जनक कौन है? अरस्तु हैं। इंडक्टिव मेथड इसे कहते हैं। आगमन विधि का अर्थ होता है उदाहरण से नियम की ओर, फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। यह विधि मनोविज्ञान के सिद्धांतों पर आधारित है, तो मनोवैज्ञानिक विधि है। और छात्रों में खोज की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करती है। आगमन विधि क्या करती है? छात्रों को यह प्रोत्साहित करती है कि वह स्वयं नियम की ओर क्या करें? खोज करें, स्वयं नियम बनाएं और विभिन्न उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए यह विधि क्या करती है? आगे बढ़ती है। अब देखिए, इस विधि के शिक्षण सूत्र जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, इनको आप याद रखें। शिक्षण सूत्र क्या है? उदाहरण से नियम की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर और विशिष्ट से सामान्य की ओर। भाई उदाहरण क्या होते हैं? विशिष्ट ही होते हैं। तो एक सामान्य नियम निकालते हैं। मूर्त मतलब जिसको हम जानते हैं, और अमूर्त जिसको हम नहीं जानते, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं। ज्ञात मतलब जो जानकारी से, अज्ञात की ओर मतलब जिसे हम नहीं जानते वहां हम पहुंचते हैं, और उदाहरण से नियम निकालते हैं। तो ये इसके क्या है? शिक्षण सूत्र हैं। अब देखिए, आगमन विधि के चरण क्या हैं। देखिए, आगमन विधि में सबसे पहले शिक्षक जो है वो उदाहरणों की प्रस्तुति करता है। शिक्षक छात्रों के सामने एक ही प्रकार के कई विशिष्ट उदाहरण या समस्याएं प्रस्तुत करता है। फिर उन पर विश्लेषण किया जाता है या अवलोकन किया जाता है। छात्र इन उदाहरणों का गहराई से निरीक्षण और विश्लेषण करते हैं। फिर सामान्यीकरण, एक नियम निकाला जाता है। छात्र अवलोकन और विश्लेषण के आधार पर एक सामान्य नियम या सूत्र निकालते हैं। तो पहला चरण क्या है? उदाहरणों की प्रस्तुति। दूसरा चरण क्या हो गया आपका? विश्लेषण और अवलोकन। और तीसरा चरण हो गया नॉर्मलाइजेशन, सामान्यीकरण, इसका तीसरा चरण हो गया। फिर चौथा चरण क्या हो गया? नियम का सत्यापन। नियम का सत्यापन परीक्षण, निकाले गए नियम या सूत्र को अन्य उदाहरणों पर लागू करके उसकी सत्यता की क्या की जाती है? जांच की जाती है। तो इसके आगमन विधि के क्या है? प्रमुख 4 स्टेप होते हैं। अब हम बात करते हैं आगमन विधि के गुण क्या है। यह मनोवैज्ञानिक विधि है। यह विधि बाल केंद्रित है और छात्रों की जिज्ञासा और रुचि को क्या करती है? ये बढ़ाती है आगमन विधि। और बच्चों में स्थायी ज्ञान प्रदान करती है। छात्र स्वयं नियम का निर्माण करते हैं, इसीलिए ज्ञान जो है वो स्थायी होता है। और खोज प्रवृत्ति का विकास करती है। यह छात्रों में खोज प्रवृत्ति, निरीक्षण और चिंतन कौशल का क्या करती है? विकास करती है आगमन विधि। तो आगमन विधि के गुण क्या हो गए? यह मनोवैज्ञानिक है, स्थायी ज्ञान प्रदान करती है और खोज प्रवृत्ति का विकास करती है। लेकिन इस विधि के देखिए, हर विधि के कुछ गुण होते हैं तो दोष भी होते हैं। इस विधि में पढ़ाने में अधिक समय लगता है, नियम निकालने में अधिक समय लगता है, पाठ्यक्रम पूरा करने में देरी हो सकती है। त्रुटि की संभावना, कई बार छात्र एक सही नियम तक नहीं पहुंच पाते, वह गलत सामान्यीकरण कर लेते हैं, तो वह भी एक दोष है। और छोटी कक्षाओं के लिए यह
उपयुक्त होती है। यह उच्च कक्षाओं के लिए कम उपयोगी होती है, जहां अधिक सामग्री को कम समय में पढ़ाना होता है। तो छोटी कक्षा को इसके माध्यम से थोड़ा हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन बड़ी कक्षाओं को इससे पढ़ाना थोड़ा सही नहीं होता, क्योंकि हमें कम समय में एक बड़ा पाठ्यक्रम पढ़ाना होता है। तो देखिए इसके दोष क्या होते हैं, अधिक समय लगता है, त्रुटि की संभावना होती है और छोटी कक्षाओं के लिए ये उपयुक्त है। अब देखिए आगमन विधि के साथ साथ कौन सी विधि चलती है, निगमन विधि। इन दोनों के जनक कौन है, अरस्तु हैं। डिडक्टिव मेथड इसे हम कहते हैं। निगमन विधि का अर्थ है नियमों से उदाहरणों की ओर, फ्रॉम जनरलाइजेशन टू एग्जाम्पल्स। अब देखिए न से निगमन बनता है और नी से ही नियम बनता है, तो ऐसे याद रख लो। इस विधि में शिक्षक पहले नियम बताता है और फिर उन नियमों को उदाहरणों या समस्याओं पर लागू करना सिखाता है। इसके शिक्षण सूत्र क्या है, नियम से उदाहरण की ओर, मतलब जो आगमन विधि है उसका जस्ट उल्टा हो जाता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ये ज्यादा पूछा जाता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, इसको याद रखो। नियम से उदाहरण की ओर, अज्ञात से ज्ञात की ओर, सूक्ष्म से स्थूल की ओर और सामान्य से विशिष्ट की ओर इसमें शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाता है। अब हम बात करते हैं निगमन विधि के स्टेप क्या है। देखिए इसमें पहले नियम बताए जाते हैं। पहला स्टेप क्या है, नियम बताना। इसके भी क्या है स्टेप जो है वो 4 स्टेप हैं। आगमन विधि के भी कितने हैं, 4 स्टेप हैं। शिक्षक छात्रों के सामने सीधे नियम, सूत्र या सिद्धांत प्रस्तुत करता है, फिर उस नियम को समझाता है, ये दूसरा स्टेप है। शिक्षक नियम की व्याख्या करता है, उसे याद कराता है। फिर तीसरा है उस नियम का प्रयोग करना सिखाता है, नियम का अनुप्रयोग। छात्र उस नियम को विभिन्न उदाहरणों और समस्याओं को हल करने में क्या करते हैं, लागू करते हैं। और उसके आधार पर क्या निकाला जाता है, निष्कर्ष निकाला जाता है। समस्याओं के समाधान के माध्यम से नियम की सत्यता की क्या की जाती है, जांच की जाती है। तो ये प्रमुख 4 नियम है, नियम प्रस्तुत करना और नियम समझाना, नियम का अनुप्रयोग और निष्कर्ष। ये 4 निगमन विधि के क्या होते हैं, चरण होते हैं। अब देखिए निगमन विधि के गुण क्या है। निगमन विधि से पढ़ाने में कम समय लगता है, तेज गति आती है, कम समय में अधिक पाठ्यक्रम को पूरा किया जाता है। दूसरा स्मरण शक्ति है, स्मरण शक्ति को बढ़ाती है क्योंकि छात्रों को सीधे नियम याद करने होते हैं और उच्च कक्षाओं के लिए उपयोगी है। जटिल और अमूर्त विषयों को पढ़ाने के लिए यह विधि उपयोगी है। तो एक तरह से नजर डालो कि आगमन विधि के जो दोष थे वही निगमन विधि के क्या हैं, गुण हैं। तो इसीलिए आगमन और निगमन विधि जो है वो साथ साथ चलती हैं। जब साथ साथ चलती हैं तो बहुत ज्यादा ये प्रभावी होती हैं शिक्षण में और रिजल्ट भी बहुत अच्छा देती हैं। और निगमन विधि के दोष क्या हैं, निगमन विधि कैसी है, अमनोवैज्ञानिक है। यह विधि मनोवैज्ञानिक नहीं है क्योंकि छात्र निष्क्रिय श्रोता बने रहते हैं। रटने पर बल देती है, इसमें समझने के बजाय नियमों को रटा जाता है। और ज्ञान अस्थायी होता है, क्योंकि नियमों को जब रटा जाता है तो जरूरी नहीं है वो लंबे समय तक छात्र जो उसको याद रख पाए। तो अस्थायी ज्ञान प्रदान कर दी है निगमन विधि। तो जो उसके गुण थे उसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, उसका दोष हो जाएगा निगमन विधि का। तो इस तरह से हमने पढ़ी आगमन और निगमन विधि। अब देखिए आगमन और निगमन विधि का संयुक्त उपयोग किया जाता है आधुनिक विज्ञान और गणित शिक्षण में। ध्यान दीजिए ये जो विधि है वो विज्ञान और गणित के लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। आगमन और निगमन विधियों का एक साथ उपयोग करना सबसे प्रभावी माना जाता है। शिक्षक आगमन विधि का प्रयोग करके छात्रों को स्वयं नियमों की खोज करने के लिए प्रेरित करता है। एक बार नियम स्थापित हो जाने पर निगमन विधि का उपयोग करके उस नियम को विभिन्न समस्याओं पर लागू करके उसकी पुष्टि की जाती है। यानी पहले आगमन विधि के तरीके से पढ़ाओ, फिर निगमन विधि के तरीके से पढ़ा दो, तो ज्ञान भी स्थायी होगा और छात्र का पढ़ने में भी मन लगेगा। इस तरह छात्र नियम की खोज भी करते हैं और उसका प्रभावी अनुप्रयोग भी सीखते हैं। इसीलिए सबसे ज्यादा प्रभावी जो विधि मानी जाती है वो कौन सी मानी जाती है, आगमन और निगमन विधि मानी जाती है। अब देखिए अब हम पढ़ेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड, मस्तिष्क उद्दोलन विधि से हम कहते हैं। मस्तिष्क उद्दोलन विधि क्या होती है, मस्तिष्क उद्दोलन विधि यह समूह चर्चा की विधि है। इसमें विद्यार्थी किसी समस्या पर अपने विचार बिना आलोचना के स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। जैसे ऊर्जा के संरक्षण के उपाय पर विचार विमर्श करते हैं। यह इसके लाभ क्या हैं, लाभ है रचनात्मकता और नवाचार का इसमें क्या होता है, विकास होता है। और इस विधि के माध्यम से सामूहिक अधिगम को क्या मिलता है, बढ़ावा मिलता है। अब हम बात करते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग का शाब्दिक अर्थ क्या है, मस्तिष्क उद्दोलन या विचारों का मंथन। इसके जनक कौन है, बहुत पूछा जाता है। जनक कौन है ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के, तो ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के जनक हैं एलेक्स आसबर्न। क्या है, एलेक्स आसबर्न, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यस, इसका मूल सिद्धांत क्या है, किसी समस्या के समाधान के लिए अधिक से अधिक विचारों को बिना किसी आलोचना के या अवरोध के उत्पन्न किया जाए और उसमें विचारों की मात्रा पर, गुणवत्ता पर अधिक बल दिया जाए। यानी कोई समस्या है और बच्चों से कहा जाता है अपने अपने विचार जो है वो प्रस्तुत करो कि इस समस्या को हम हल कैसे कर सकते हैं। जो सबसे अच्छा विचार होता है उसी विचार को क्या दी जाती है, मान्यता दी जाती है और उस विचार की सहायता से उसको हम समस्या को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। और यही विधि क्या कहलाती है, मस्तिष्क उद्दोलन विधि या विचारों का मंथन विधि कहलाती है।
इस विधि के माध्यम से शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? किसी समस्या के समाधान के लिए रचनात्मक और नए विचार उत्पन्न करना इस विधि के माध्यम से शिक्षण का उद्देश्य होता है। समूह के सभी सदस्यों को बिना किसी भय के अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए प्रोत्साहन करना भी इसका क्या होता है? जैसे बच्चों से कहा जाएगा कि भाई आप डरो मत, अपने विचारों को प्रस्तुत करो, जो भी विचार अच्छा होगा उसको मान्य किया जाएगा। आपसी विचार विमर्श को बढ़ावा दिया जाता है, रचनात्मकता पर बल दिया जाता है, नए विचारों पर बल दिया जाता है। छात्रों में आलोचनात्मक और अपसारी चिंतन का क्या होता है? विकास होता है। ये बहुत अच्छा गुण है। मस्तिष्क उद्दोलन विधि में अपसारी चिंतन का क्या होता है? विकास होता है। छात्र जो है वो अलग अलग तरीके से सोचता है, अलग अलग विचारों को क्या करता है? वो प्रस्तुत करता है। अब देखिए ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के चरण कौन कौन से होते हैं? इसके प्रमुख 3 चरण हैं। पहला चरण है समस्या की प्रस्तुति। शिक्षक एक स्पष्ट और विशिष्ट समस्या या प्रश्न समूह के सामने प्रस्तुत करता है। जैसे उदाहरण, प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने के लिए हम अपने स्कूल में क्या कर सकते हैं? अब बच्चे जो हैं वो समूह के सदस्यों को ब्रेन स्टॉर्मिंग के नियमों के बारे में बताया जाता है कि भाई अब तुम अपने अपने विचार रखो कि हम प्लास्टिक प्रदूषण को अपने स्कूल में कैसे कम कर सकते हैं। तो पहले हमने समस्या रखी। दूसरा चरण है विचारों का मंथन या उत्पादन। जैसे समूह के सभी सदस्य बारी-बारी से या स्वतंत्र रूप से जितने हो सके उतने विचार प्रस्तुत करते हैं। इस चरण के लिए 4 प्रमुख नियम हैं। आलोचना नहीं करनी है, यानी कि जो भी बच्चा जो है वो विचार प्रस्तुत कर रहा है तो उसकी हमें आलोचना नहीं करनी है। उत्पन्न विचारों की आलोचना या मूल्यांकन तुरंत नहीं किया जाएगा। मुक्त रूप से सोचना मतलब फ्री व्हीलिंग, विचार जितने भी अधिक असामान्य या जंगली या अपरंपरागत हों उतना ही अच्छा रहता है। और मात्रा महत्वपूर्ण है। विचारों की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उतना ही हम हल भी अच्छा निकाल पाएंगे। संयोजन और सुधार, कंबाइन एंड इम्प्रूवमेंट, सदस्यों को दूसरों के विचारों को जोड़कर या सुधार कर नए विचार बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो विचारों का मंथन किया जाता है या उत्पादन किया जाता है। तीसरा जो चरण है मूल्यांकन और चयन, यानी विचार उत्पादन का समय समाप्त होने के बाद सभी विचारों को सूचीबद्ध किया जाता है। यानी कि कौन कौन से विचार दिए गए हैं उनको हम लिस्ट बनाते हैं। समूह के सदस्य, शिक्षक और समूह सब आलोचनात्मक मूल्यांकन करते हैं कि भाई कौन सा विचार सही है और कौन सा विचार सही नहीं है। सबसे व्यावहारिक यानी सबसे बढ़िया जो विचार होगा और प्रभावी होगा, रचनात्मक विचारों का चयन किया जाता है और उस समस्या को क्या किया जाता है? हल किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? मस्तिष्क उद्दोलन विधि हम इसको कहते हैं। तो मस्तिष्क उद्दोलन विधि के कितने चरण हो गए? 3। पहला चरण कौन सा है? समस्या का प्रस्तुतिकरण। दूसरा कौन सा है? विचारों का उत्पादन या विचारों का मंथन। और तीसरा चरण है मूल्यांकन और चयन। आगे हम बात करें मस्तिष्क उद्दोलन विधि के गुण क्या होते हैं। देखिए, छात्रों में रचनात्मकता का क्या होता है? विकास होता है। यह विधि छात्रों में रचनात्मक चिंतन, क्रिएटिव थिंकिंग और मौलिकता को बढ़ावा देती है। सभी की भागीदारी होती है। छात्रों को बिना किसी डर के अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है, जिससे उनमें आत्मविश्वास बढ़ता है। सहयोगात्मक अधिगम को बढ़ावा देती है। समूह कार्य पर आधारित होता है। यह समूह कार्य पर आधारित है जो छात्रों में सहयोग और सामाजिक कौशल का क्या करती है? विकास करती है। समाधानों की विशाल श्रृंखला होती है। यह किसी भी समस्या के लिए अनेक संभावित समाधान को क्या करती है? उत्पन्न करती है। तो ये मस्तिष्क उद्दोलन विधि के क्या होते हैं? गुण होते हैं। कौन कौन से गुण हैं? रचनात्मकता का विकास होता है, सभी की भागीदारी होती है, सहयोगात्मक कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, समाधानों की विशाल श्रृंखला हमारे पास होती है कि कौन कौन से सॉल्यूशन हम कर सकते हैं। अब देखिए, हर विधि के क्या हैं? गुण हैं। तो प्रत्येक विधि के क्या होते हैं? दोष भी होते हैं। जैसे अनावश्यक विचारों का अंबार लग जाता है। कई बार बड़ी संख्या में उत्पन्न विचार महत्वहीन या अव्यवहारिक होते हैं, जिससे मूल्यांकन करना कठिन हो जाता है। इस विधि के माध्यम से समय की बर्बादी होती है। यदि समूह अनुशासनहीन हो, यानी कि जिस ग्रुप में समस्या को प्रस्तुत किया गया है अगर वह ध्यान नहीं दें और उल्टे उल्टे विचार प्रस्तुत करें, तो यह समय की क्या होती है? बर्बादी होती है। प्रभावी नेतृत्व आवश्यक है, यानी सत्र की सफलता शिक्षक के प्रभावी मार्गदर्शन और नियमों के पालन पर क्या करती है? निर्भर करती है। अगर शिक्षक जो है वो सही ढंग से इसको एप्लीकेबल करवाएगा तो ही इस विधि से जो पढ़ाना है वो अच्छा रहता है, अदरवाइज इस विधि से पढ़ाना उतना अच्छा नहीं रहता। इंट्रोवर्ट छात्रों के लिए कठिन होते हैं। शर्मीले और अंतर्मुखी छात्र समूह जो होते हैं अपने विचार व्यक्त करने में क्या करते हैं? वो संकोच करते हैं, तो उनके लिए यह विधि क्या है? उपयुक्त नहीं होती है। अब देखिए, ब्रेन स्टॉर्मिंग मेथड के बाद अब हम पढ़ते हैं पीयर टीचिंग मेथड। देखिए, इस विधि में क्या होता है? विद्यार्थी अपने साथियों को सिखाते हैं, यानी छात्र शिक्षक बनता है। अब आपने देखा होगा कई बार क्या होता है कि छात्र आपस में जब पढ़ते हैं तो वो एक दूसरे को सिखाते हैं, और एक दूसरे को सिखाने वाली जो विधि होती है उसे हम पीयर टीचिंग मेथड कहते हैं। इसका लाभ क्या होता है? छात्रों में आत्मविश्वास बढ़ता है और संवाद कौशल विकसित होता है। दोनों पक्षों का अधिगम मजबूत होता है, यानी एक दूसरे को छात्र जब सिखाते हैं तो दोनों ही छात्र क्या करते हैं? कुछ ना कुछ सीखते हैं। उदाहरण के लिए, किसी विद्यार्थी द्वारा अपने सहपाठियों को सौरमंडल समझाना
तो यानी कि जब कोई विद्यार्थी है अपने अदर जो सहपाठी हैं उनको यदि वो सौरमंडल समझाएगा तो वो भी समझेगा और दूसरा भी समझेगा, और आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ सीखते हैं, तो इसमें बोलते हैं पीयर टीचिंग मेथड। अगली जो विधि है वह है म्यूजियम या साइंस पार्क विधि। इस विधि में विद्यार्थियों को विज्ञान संग्रहालयों या विज्ञान पार्कों की सैर कराई जाती है, वहाँ घुमाया जाता है और वे विभिन्न मॉडलों और उपकरणों को प्रत्यक्ष रूप से क्या करते हैं, सीखते हैं। यानी हम छात्रों को म्यूजियम ले जाएं या साइंस पार्क ले जाएं तो विज्ञान से संबंधित जो भी जानकारी होती है वहाँ पर वो मॉडलों को या जो भी वहाँ पर संरचनाएं होती हैं उनको वो अच्छे ढंग से सीखते हैं। इससे क्या लाभ होता है, छात्रों को अनुभव प्रदान होता है और वह स्थायी रूप से सीखते हैं, और छात्रों में जिज्ञासा और प्रेरणा में क्या होती है, वृद्धि होती है, वो विज्ञान के बारे में जानने को क्या होते हैं, उत्सुक होते हैं। अगली जो विधि है इको टीचिंग विधि। इको टीचिंग विधि क्या है, यह विधि पर्यावरण और पारिस्थितिक यानी यह विधि पर्यावरण अध्ययन के लिए और इकोलॉजी के लिए बहुत अच्छी विधि है। शिक्षक विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण, जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन के बारे में बताता है। इस विधि का लाभ क्या है, छात्रों में पर्यावरणीय जिम्मेदारी और नैतिकता का क्या होता है, विकास होता है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, इको टीचिंग विधि। यानी कि जब पर्यावरण के बारे में बताया जाए, पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बताया जाए, जैव विविधता के बारे में बताया जाए और उनके लाभ के बारे में बताया जाए, हानियों के बारे में बताया जाए, तो उस विधि को हम क्या कहेंगे, इको टीचिंग विधि उसको कहते हैं। अब हम बात करते हैं अगली विधि है अवधारणा निर्माण विधि, कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। अब देखिए अवधारणा निर्माण विधि के संस्थापक कौन है, जनक कौन है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जेरोम ब्रूनर जो है वे उसकी विधि के जनक हैं। यह विधि क्या है, इस विधि में शिक्षक विद्यार्थियों को उदाहरणों और अप्रत्यक्ष उदाहरणों नॉन एग्जाम्पल्स के माध्यम से किसी अवधारणा को खोजने हेतु प्रेरित करता है। यानी कि जो टीचर है वो विद्यार्थियों को उदाहरण और अप्रत्यक्ष उदाहरण यानी एग्जाम्पल और नॉन एग्जाम्पल के माध्यम से एक कंसेप्ट विकसित करने हेतु प्रेरित करता है कि भाई आप एक सोच विकसित कीजिए, किसी नियम के बारे में, किसी समाधान के बारे में आप सोच विकसित करते हो तो उस नियम को आप अच्छे ढंग से क्या कर पाते हो, सीख पाते हो। तो आपने कई बार देखा होगा कि भाई कंसेप्ट कंसेप्ट साइंस में ये शब्द चलता रहता है, कंसेप्ट क्लियर है तो वो सही पढ़ता है, अच्छा पढ़ सकता है। तो उसी को हम बोलते हैं कंसेप्ट निर्माण विधि, कंसेप्ट अटेनमेंट मेथड। और इसका जनक कौन है, इसका जनक है जेरोम ब्रूनर। अब देखिए इसके चरण क्या हैं, पहले उदाहरण प्रस्तुत किए जाते हैं, फिर विद्यार्थी द्वारा विशेषताएं पहचानी जाती हैं, फिर अवधारणा का निर्धारण किया जाता है, फिर नए उदाहरणों पर प्रयोग किए जाते हैं। विद्यार्थियों को जीव जंतु और निर्जीव वस्तुओं के उदाहरण देकर जीव की परिभाषा स्वयं निकालने के लिए कहना। तो हम क्या बोलते हैं, जैसे जीव जंतु का उदाहरण दिया हमने, निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण दिया और विद्यार्थी से कहा कि भाई अब ऐसा करो, तुम जीव की परिभाषा दो। तो विद्यार्थी बता देगा कि भाई जो गति करता है, जो वृद्धि करता है और जिसमें विकास करता है, तो छात्र ये बता सकता है कि भाई जिसमें वृद्धि होती है, विकास होता है और गति पाई जाती है और उपापचय की प्रक्रिया होती है, श्वसन होता है, परिसंचरण होता है, वो क्या होता है, सजीव होता है। और जिनमें यह नहीं पाया जाता वह निर्जीव होता है। यानी इस विधि के माध्यम से सिखाने का लाभ क्या होते हैं, छात्रों में विश्लेषणात्मक और तर्कशील सोच विकसित होती है, विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी बनी रहती है इस विधि के माध्यम से शिक्षण में। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं खेल विधि, प्ले वे मेथड। इस विधि को हम क्या बोलते हैं, प्ले वे मेथड, खेल विधि हम इसको कहते हैं। अब देखिए इसमें इंग्लिश वर्जन जरूर देख लेना, जब भी ये पेपर में क्वेश्चन आए तो प्ले वे मेथड देखना। इसके संस्थापक हैं हेनरी कार्लवेल कुक। कौन है, हेनरी कार्लवेल कुक। इस विधि में खेल के माध्यम से विज्ञान की अवधारणाएं सिखाई जाती हैं। और अब देखिए आपको पता है कि भाई खेल के माध्यम से सीखना कौन पसंद करता है, छोटे बच्चे करते हैं। तो यह प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होती है खेल विधि। कौन से स्तर पर, प्राथमिक स्तर पर सबसे ज्यादा उपयोगी होती है खेल विधि। अब उदाहरण के रूप में जैसे ऊर्जा के रूपांतरण पर कोई खेल हम बच्चों को सिखाएं तो उसके माध्यम से बालक जो सीख जाता है। पर्यावरणीय संतुलन पर यदि हम समूह खेल बनाए तो उसके माध्यम से बच्चा सीखता है। इस विधि के लाभ क्या हैं, देखिए सीखना आनंदमयी हो जाता है, सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना क्या होती है, विकसित होती है कि भाई बच्चा जो है वो खेल के माध्यम से यदि सीख रहा है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। और जब बच्चे आपस में खेलते हैं तो सहयोग और प्रतिस्पर्धा की भावना भी क्या होती है, उनमें विकसित होती है। अब देखिए अगली विधि के बारे में पढ़ते हैं। अगली विधि है प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी मेथड। ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइंस के लिए बहुत अच्छी विधि मानी जाती है। प्रयोगशाला विधि के जनक इसे माना जाता है, फ्रांसिस बेकन को प्रयोगशाला विधि का जनक माना जाता है।
इस विधि में विद्यार्थी प्रयोगशाला में स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं। तो इस विधि का जो मूल सिद्धांत होता है वो लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने का जो सिद्धांत होता है वह प्रयोगशाला विधि का मूल सिद्धांत होता है। और ध्यान दीजिए, विज्ञान में यदि किसी अवधारणा में करके सीखने वाली बात आ रही है तो वह विधि क्या होती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है। इस विधि के माध्यम से लाभ क्या होता है, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, छात्र व्यावहारिक अनुभव से सीखते हैं, अवलोकन निष्कर्ष निकालने की क्षमता छात्रों में क्या होती है, बढ़ती है। तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास होता है, व्यावहारिक अनुभव से छात्र सीखते हैं, अवलोकन और निष्कर्ष निकालने की क्षमता का क्या होता है, विकास होता है। इस विधि की सीमाएं क्या हैं, प्रयोगशाला विधि की, प्रयोगशाला एवं उपकरणों की आवश्यकता होती है और प्रत्येक विद्यालय में प्रयोगशाला विधि जो प्रयोगशाला बनाना है वो इतना संभव नहीं हो पाता है। और इस विधि के माध्यम से यदि छात्र स्वयं प्रयोग करते हैं तो पढ़ाना जो है, पढ़ाने में प्रयोग में क्या होता है, समय ज़्यादा लगता है, तो पढ़ाने जो पाठ्यक्रम है उसको कंप्लीट आसानी से पूरा नहीं किया जा सकता। इस विधि की क्या होती हैं, सीमाएं होती हैं। और देखिए अगली विधि जो है विज्ञान क्लब विधि, साइंस क्लब मेथड के बारे में पढ़ते हैं। साइंस क्लब मेथड क्या है, विज्ञान क्लब विधि क्या है कि विद्यालयों में विद्यार्थियों को समूह द्वारा विज्ञान क्लब बनाकर विभिन्न गतिविधियां जैसे प्रदर्शनी, सेमिनार, प्रतियोगिताएं, मॉडल निर्माण आदि कराना क्या होता है, साइंस क्लब मेथड। जैसे 2 छात्रों का, 5 छात्रों का, 4 छात्रों का, 7 छात्रों का एक समूह बनाए और उनसे कहा जाए कि भाई तुम्हें कोई मॉडल बनाना है, तुम्हें कोई प्रतियोगिता में भाग लेना है, तुम्हें सेमिनार में भाग लेना है, तुम्हें प्रदर्शनी में भाग लेना है, तो उसको हम बोलेंगे विज्ञान क्लब। इस विधि के लाभ क्या है, विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि बढ़ती है कि विज्ञान में क्या क्या चीजें अच्छी होती हैं, और छात्रों में नेतृत्व और रचनात्मकता का क्या होता है, विकास होता है। सह पाठ्यक्रमीय गतिविधियों में भागीदारी बढ़ती है, छात्रों की सह पाठ्यक्रमीय जो गतिविधियां होती हैं उनमें भागीदारी बढ़ती है, छात्रों में नेतृत्व और रचनात्मकता का विकास होता है, और विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति क्या होती है, रुचि बढ़ती है। तो इस विधि को हम क्या बोलते हैं, विज्ञान क्लब विधि। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आज हम यहीं तक विज्ञान शिक्षण विधियों के बारे में बात करेंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें, और यदि एक बार में ये क्लास आपको अच्छे से समझ में नहीं आई है तो उसको दोबारा देख सकते हैं। हमने कम समय में कई सारी शिक्षण विधियों को कंप्लीट करने का प्रयास किया है। थोड़ा सा हम तेज भले ही पढ़े हैं हम इसको, पर लेकिन मैंने ये कोशिश ये की है कि भाई इसको मैं आपको अच्छे ढंग से समझा सकूँ। तो हमारे साथ बने रहें और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग करते रहिए। जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर नए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि आगामी जो रीट परीक्षा है आपके लिए, उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज विकसित की है विज्ञान की। उस टेस्ट सीरीज को आप ज्वाइन कर सकते हो, myexamcenter.in पर जाकर आप उस टेस्ट सीरीज को ले सकते हो और अपनी विज्ञान की तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। तो आप हमारी वेबसाइट myexamcenter.in पर जाएं और वहां पर उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करें और टेस्ट का लाभ लें, और वहीं से आप उसका ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हो। तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। हमारे साथ बने रहिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।